समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वीक एज किटन। किटन का मतलब भी हमने समझ लिया कि किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मिटन। चट्टान की तरह सख्त और दस्ताने की तरह या दस्ताने की तरह नर्म। जो कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? मुस्तहकिम पना बताया जा रहा है। दोनों के उनकी जो फर्मनेस है वो बताई गई है। लाइट एज द मून, नाइट टाइम, मिड टाइम, सॉरी, डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून। आपका एक ही बात हो रही है। डार्क एज अ टनल, सॉरी, हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मिटन हो गया। डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून। डार्क मतलब अंधेरा। कहाँ पर अंधेरा बताया गया है? टनल में। टनल का मतलब क्या होता है? सुरंग। सुरंग देखिए, पहाड़ों को काटकर रेल के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसको सुरंग कहा जाता है। तो वो सुरंग कैसी होती है? अंधेरा होता है उसके अंदर। जब भी ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन की रोशनी उसमें दिखाई देती है, उससे ही हम देख सकते हैं। बाकी पूरे सुरंग के अंदर, ये टनल में अंधेरा होता है। डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून। सुरंग की तरह अंधेरा और चांद की तरह रोशन। लाइट, लाइट का मतलब क्या है? रोशन। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बताओ? दोनों के बीच में कौन सा कॉमन फीचर है? टनल और मून, इन दोनों में क्या बताया गया है? ब्राइटनेस, है ना, या फिर लाइट, रोशनी। ये इन दोनों में कॉमन फीचर है। दोनों का जो एडजेक्टिव बताया गया है, सिफत बताई गई है टनल की, वो है डार्क और मून की लाइट। हम क्या पढ़ रहे हैं कि पोएट ने हमें इस बात से आगाह कराया है कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में अलग अलग तरह के मुतज़ाद चीज़ें हैं, है ना, और उन तमाम मुतज़ाद चीज़ों में भी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं एक सिफत कॉमन है, यानी जो उनका एडजेक्टिव है वो कहीं ना कहीं कॉमन है। डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून, नाइट टाइम, मिड टाइम, डे टाइम, नून। नाइट टाइम, मिड टाइम। नाइट टाइम आधी रात का वक्त, नाइट टाइम रात का वक्त। कौन सा वक्त? मिड टाइम, एकदम उरूज पर जब रहता है, पीक पे जब रात होती है, 12 बज चुके होते हैं, है ना, तो नाइट टाइम, मिड टाइम, रात का वक्त। रात के वक्त को कैसे बताया गया? मिड टाइम, आधी रात। डे टाइम, नून। रात का जो आधा वक्त तो आधी रात होती है, जो पीक टाइम होता है, जो उरूज का वक्त होता है, वो मिड टाइम कहलाता है, और दिन का वही उरूज का वक्त जो है वो नून कहलाता है। मतलब यहाँ पर भी नाइट एंड डे ये दोनों भी अपोजिट हैं, और इन दोनों में कॉमन फीचर क्या बताया गया है? मिड टाइम, नून टाइम। यहाँ पर टाइम बताया गया है, मतलब दोनों के भी दरमियान में मिड टाइम, नून। नाइट टाइम या नाइट एंड डे। अब यहाँ पर जो कॉमन फीचर है वो है टाइम, और टाइम भी कैसा है? एकदम उरूज पर है, जिसको कि हम पीक कहेंगे, पीक टाइम। नाइट टाइम, मिड टाइम, डे टाइम, नून। टॉल एज अ जायंट, शॉर्ट एज एन एल्फ। जायंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जायंट बेटा? बहुत बार पढ़ चुके हम जायंट। जायंट का मतलब क्या होता है? राक्षस जिसे कहते हैं, या फिर देव कामत, यानी जिसका कद बहुत ऊंचा होता है वो कहलाता है जायंट। दूसरा वर्ड इसमें दिया हुआ है एल्फ। एल्फ जो है ये एक तरह का छोटा सा जानवर है जो जादुई ताकत रखता है। अब कहीं ऐसा है क्या? नहीं है, कहानियों के हिसाब से बताया गया है, जिसको कहीं जगह पर उसको परी से भी परी भी उसको बताया गया है कि एक छोटी सी परी जो जंगलों में रहती है, या एक छोटा सा जानवर जो अपने अंदर जो जादुई ताकत रखता है। तो कहानियों के अंदर अक्सर व बेशतर एल्फ
इस वर्ड का इस्तेमाल किया, यानी ये जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी में इस कैरेक्टर को ख़ास अहमियत हासिल है। कौन सी कहानियों में, कौन सी कहानियों की बात हो रही है यहाँ पे? ख्याली कहानियाँ, है ना। तो जायंट यानी राक्षस, या जिसको हम देव कामत कहेंगे, ऊंचा पूरा कद वाला इंसान, और एल्फ यानी छोटा कद। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। टॉल एज अ जायंट, शॉर्ट एज एन एल्फ। तो जायंट का जो कॉमन फीचर बताया गया है वो क्या है? जायंट कैसा है? टॉल। और एल्फ कैसा है? एल्फ को कैसा बताया गया है? शॉर्ट। अब टॉल एंड शॉर्ट ये दोनों भी किस चीज को बता रहा है? हाइट को, कद को। आ रहा समझ में? जायंट, tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, P-A-T-H, path, crooked as a mountain path, straight as a shelf। देखो हर जगह पर पोएट की निगाह कितनी तेज है, या पोएटेस की निगाह कितनी तेज है। उसने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उन सबको इस पोएम में बताया है। मतलब उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना ज़्यादा है, कितना वास्ट है, कितना डीप है, कि किस तरह से हमारे आसपास अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं, और उन चीज़ों में अगर कॉमन फीचर लिया जाए उसके बाद भी हम उनमें अपोजिशन यानी अपोजिट जो है उसका पेयर देखते हैं। तो वही इस पोएम में बताया गया है। क्रूक्ड एज अ माउंटेन पाथ। क्रूक्ड का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, CROOKED, क्रूक्ड यानी टेढ़ा मेढ़ा, या जिसको हम कहेंगे नशेब व फराज। ये इस तरीके से जो रहता ना, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये कहलाता है क्रूक्ड। ये ऐसा रहता पहाड़ी से जो है, तो कभी भी हमको पहाड़ जो ये ऐसा दिखाई नहीं देगा मैदान की तरह, बल्कि हमेशा ऐसा ही हमें पहाड़ कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा इस तरह से दिखाई देता है। तो इसे कहा जाता है क्रूक्ड। क्रूक्ड एज अ माउंटेन पाथ। माउंटेन पाथ पहाड़ी रास्ते की तरह टेढ़ा मेढ़ा। स्ट्रेट एज अ शेल्फ, और खाने की तरह सीधा। क्रूक्ड एंड स्ट्रेट, ये भी क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। STRAIGHT, स्ट्रेट। क्रूक्ड एंड स्ट्रेट, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? क्रूक्ड और स्ट्रेट, तो दोनों भी कैसे ताल्लुक़ रखते हैं? ज़मीन की साख्त से, है ना। यानी इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टो। क्या बना रहा है ये? फॉर्म कॉन्टो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपोजिट्स, सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि पूरी दुनिया इसी तरह से मुतज़ाद चीज़ों से भरी पड़ी है। सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ, तो आप भी अपने बारे में सोचिए। यहाँ पे पोएट हमें ये बात बता रहा है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, और हमें किसी दूसरे से हमें कोई भी अपना मवाजना नहीं करना चाहिए, बल्कि हम में क्या है हमें उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी दुनिया मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसमें हर चीज़ एक दूसरे के अपोजिट है। आसमान ज़मीन, दिन रात, काला गोरा, पानी सूखा, हर जगह देखो, कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको इसी तरह से अपोजिट जो है वो दिखाई देगा। और इन तमाम में अगर हम देखेंगे तो सब में एक फीचर यानी एक खूबी जो है वो कॉमन है। समझ में आया हमने क्या पढ़े पूरे पोएम में? तो पूरी पोएम का जो हमारा अहम जो उसकी समरी है वो ये है कि शायर ने यहाँ पर कंपैरिजंस
पोयम के ज़रिए, जिसका नाम है कंपैरिजन्स यानी मवाजना, उसके ज़रिए कारियों को या रीडर को या पढ़ने वालों को ये मैसेज दिया है कि हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और हर चीज़ का अगर हम मवाजना करें तो उन तमाम चीज़ों में हमें एक सिफत कॉमन नज़र आती है, जो कि लेकिन वो दोनों भी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इसीलिए हमें इस इख्तिलाफ वाली दुनिया में अपने आप को देखना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए और ख़ुद का मवाजना दूसरे से नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी पोएम यहाँ पे ख़त्म हुई। अब हम कल राइमिंग स्कीम देख रहे थे बेटा, यहाँ पर हम एक बार और देख लेते हैं राइमिंग स्कीम। जैसे हमने कल देखा था स्पेसशिप, शिप, स्नेल, डायनासोर, नेल, ये जो 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों में हमने देखा था कि ये जो है स्पेसशिप, इसको हम नाम देंगे ए। ये पहला वाला जो है ये हो गया ए। उसके बाद ये अगर हम इसको ए कहते हैं तो ये क्या हो गया बी, क्योंकि स्नेल है। डायनासोर ये हो गया सी। अब ये नेल, स्नेल, नेल, तो स्नेल कौन सा था बी, तो यहाँ पर आ गया बी। ए बी सी बी मतलब हमारा फर्स्ट 4 लाइन का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी बी। अब आगे देखते हैं टाइगर, लैम, लेमन, जैम। टाइगर फिर से ये अलग हो गया, फिर से हम इसको ए कहेंगे। लैम ये हो गया बी, लेमन ये हो गया सी, क्योंकि ना तो ये टाइगर से राइम हो रहा है और ना ही लैम से हो रहा है। यहाँ पर है जैम, तो जैम किससे हो रहा है, लैम्ब से हो रहा है। मतलब फिर से ए बी सी बी। फिर आगे देखेंगे, अब आप खुद भी दोहरा सकते हैं, आपको भी समझ में आ गया। डेजर्ट, सी, हाउस, पी। बताओ क्या कहेंगे हम इसको, ये ए, ये बी, ये सी और फिर से ये क्या हो गया सी के साथ पी, यानी फिर से बी। केव, टोस्ट, ड्रिल एंड गोस्ट। फिर से वैसी केव, टोस्ट दोनों भी एक दूसरे के राइम नहीं है। फिर ड्रिल सी, टोस्ट के साथ आ गया घोस्ट, ये हो गया बी। ए बी सी बी मतलब अभी हम पूरी पोएम का हम राइमिंग स्कीम देख रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है कि ए बी सी बी इस तरह से राइमिंग स्कीम है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर देखेंगे ऑक्स, किटन, रॉक, मिटन, यानी किटन एंड मिटन। फिर से ए बी सी बी। फिर आगे देखेंगे टनल, मून, मिडनाइट, नून। यहाँ पे मून, यहाँ पे नून। ए बी सी बी समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे जायंट, एल्फ, पाथ, शेल्फ। ए बी सी बी। अब लास्ट में है अपोजिट्स एंड योर सेल्फ। तब क्या हो गया, लास्ट वाला क्या बनेगा, ये हो गया ए बी, ए बी सी बी, क्योंकि एल्फ के साथ शेल्फ आ गया। अब अपोजिट तो ए बी सी बी। अब अपोजिट भी इसमें नहीं मिल रहा तो इसको हम डी कर देंगे। योर सेल्फ यानी एल्फ आ गया, तो फिर से यहाँ पे क्या था, ये कौन सा था बी। मतलब हमारी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, डी बी। ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम। काय की राइमिंग स्कीम हुई है, हमारी पोएम की, CHEM। तो इस तरह से ये पूरी पोएम जो है ये ख़त्म हुई। इस पोएम में हमने कंपैरिजन्स देखे हैं, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मवाजना देखा है। इस कंपैरिजन को जैसे यहाँ पर एस के तौर पर इस्तेमाल किया है, कहीं पर इसे लाइक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं, है ना। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अ का इस्तेमाल हुआ है, अ स्नेल, क्योंकि एक स्नेल की बात हो रही है। यहाँ पे भी अनेल यानी एक नेल की बात हो रही है। वैसे ही यहाँ पर द सी समंदर की बात हो रही है, तो अ सी तो लिख नहीं सकते, द सी एक समंदर की, एक मखसूस समंदर की बात हो रही है ना। तो
ऐसा हमें इसमें ए का यूज़ होता है, द का यूज़ होता है और एन का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है एन एल्फ, यहाँ पर एन का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उसके बाद क्या है ई क्या है, वोवेल है, ए ई आई ओ यू। और हमको पता है कि जहाँ जहाँ भी ए ई आई ओ यू, ये जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी ये लेटर आते हैं, यानी जिसको कि हम वोवेल कहते हैं, तो उससे पहले एन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये पूरी पोएम है। इस पोएम को आप एक बार फिर से अपने आप पढ़िए और एक बार खुद से, और उसको मन ही मन में उसको ट्रांसलेट करिए। मुझे पता है कि आपको ये पोएम समझ में आ चुकी होगी। ठीक है बेटा।